अमलेंदु उपाध्याय। राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह के मामले तमाम देश भर की अदालतों में जा रहे हैं और अदालतों के सामने जब तथ्य पेश किए जाते हैं तो अदालतें भी हैरान हो जाती हैं कि किस तरह के तथ्य और प्रमाण पेश किए जा रहे हैं। इसकी एक मिसाल आज आपको बताएंगे कि किस तरह से पुणे की एक अदालत में हुआ है जहां राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक केस चल रहा है। इस तरह के कई मामले देश भर की अदालतों में चल रहे हैं, लेकिन वहां जज भी हैरान हो गए जब उनके सामने उनके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ जब प्रमाण प्रस्तुत किया गया। क्या है वो खबर, उस पर पूरी नजर आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन इधर कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है कि पिछले कई दिनों से राज्य सरकार में संकट दिखाने की तमाम कोशिशों को कांग्रेस पार्टी के मैनेजमेंट ने कैसे ध्वस्त किया है। आज सुबह मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही नाश्ते पर मिले और उन्होंने तमाम कयासों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। बहुत कुछ कहा भी उन लोगों ने, वो भी सुनाएंगे। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र की जो महाविकास अघाड़ी सरकार है बुरी तरीके से संकट में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी, दोनों के खिलाफ सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है और ये दोनों पार्टियां भी बगावत के मूड में दिख रही हैं। आने वाले दिनों में वहां पर निकाय चुनाव है, यानी लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, उनको लेकर सरकार में वहां पूरी तरह से ये संकट दिखाई पड़ रहा है। क्या कुछ होगा, लेकिन पहले बात करते हैं महाराष्ट्र में पुणे की अदालत में क्या हुआ जहां राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस चल रहा था। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, पुणे की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि का केस चल रहा था और वो जो विनायक दामोदर सावरकर थे, उनके पौत्र जो सत्यकी सावरकर जी पर पौत्र, हाँ। उन्होंने वो दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने लंदन में एक दिए भाषण के दौरान सावरकर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वो सीडी जो थी वो अदालत में जब चलाई गई जी, तो वो जो अदालत में वो सीडी जो थी वो खाली निकली। अब जो इस मामले की सुनवाई जो थी वो मजिस्ट्रेट अमोल शिंदे कर रहे थे जी। और जब सीडी चलाई गई और वो खाली निकली तो इसको लेकर फिर कहा गया अदालत की तरफ से कि भाई ये किस आधार पे अब इस मुकदमा आगे चलेगा। हाँ। यानी जो आपने डाटा जिसमें है ही नहीं, जिसके आधार पे समन इशू हुआ था, तो वही सीडी जब खोली गई, चलाई गई तो सब हैरान थे कि तो खाली है एकदम। हाँ। तो खाली है, उसके आधार पे ही ये कैसे जारी हो गया, तो ये इसको किया गया। यानी यह सीधे तौर पर वहां उनके खिलाफ, विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित तौर पर इंग्लैंड में जाकर बयान देने, भाषण देने का मामला दायर किया गया था कि उन्होंने सावरकर का अपमान किया। उसके पक्ष में उनके भाषण की जो क्लिप दिखाई गई, यानी जो जिस सीडी में उनकी क्लिप थी, उस सीडी को जब पेश किया गया अदालत के सामने तो उसमें कुछ था ही नहीं। यानी जो आप आरोप लगा रहे हैं उस आरोप के पक्ष में बताने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं, केवल हवा में सारी चीजें हो रही हैं और रोज वो अखबारों में खबर बन रही है कि मानहानि का केस चल रहा है। हाँ, यही मामला है। यही मामला है। और खाली सीडी जब हुई तो उसके बाद जो सावरकर के वकील थे कोल्हटकर, उन्होंने अदालत से कहा कि यूट्यूब पर उपलब्ध भाषण को सीधे देखने की अनुमति दी जाए। राहुल गांधी की तरफ से जो वकील पेश हुए मिलिंद दत्तात्रेय पवार, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि ऑनलाइन कंटेंट अपने आप में प्रमाणित नहीं होता है। इस पर मजिस्ट्रेट अमोल शिंदे जो थे, उन्होंने इस आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि यूआरएल को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के अनुरूप प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है, इसलिए सबूत के रूप में स्वीकार नहीं है। धारा 25B के तहत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अदालत में सबूत के रूप में मान्य कराने के लिए प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र जरूरी होता है। इसके बाद जो MPMLA कोर्ट है उसने सत्यकी सावरकर द्वारा जो याचिका थी उसको भी नामंजूर कर दिया, जिसमें उन्होंने एक अतिरिक्त सीडी चलाने का अनुरोध किया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई सीडी मौजूद नहीं है, जो रिकॉर्ड पे वही सीडी चलेगी, जो रिकॉर्ड में नहीं है वो नहीं चलेगी, साफ तौर पर कर दिया गया। कुल मिलाकर जो 14 नवंबर को सत्यकी की मुख्य के दौरान सबूत की गई थी, जो सीडी पेश की गई थी, वो सीडी खाली निकली और खाली सीडी के आधार पर ही मुकदमा कायम कर दिया गया, उस पर समन भी इशू हो गए। जी, ये मामला आया है। तो ये किस तरीके से षड्यंत्र राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे हैं, ये सामने आया है। यानी अमलेंदु जी, अगर देखा जाए तो सीडी को अदालत के सामने पेश करने से पहले उसको देखा भी नहीं गया कि वो क्या किया जा रहा है। और इस पर मुझे लगता है कि अगर अदालत को ये लगेगा कि किस तरह से मजाक बनाया गया उस पूरे केस का, तो ये केस दायर करने वालों के खिलाफ भी एक केस बन सकता है। लेकिन इससे एक बात साबित होती है कि किस तरह से हल्के फुल्के मामलों में राहुल गांधी के खिलाफ देश की तमाम अदालतों में केस फाइल कर दिए जाते हैं और फिर उनमें सम्मन जारी किया जाता है। और अदालतों का समय कितना जाया होता है, यह देखने वाली बात है।
बिल्कुल, अदालतों का समय जाया होता है, अदालतों का ही समय जाया नहीं होता है जी। इन फर्जी मुकदमों की वजह से जो वास्तव में न्याय पाने के लिए जाता है उसका कितना नुकसान होता है। तो यानी भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोग जो है किस तरीके से अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए अदालतों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये भी इस मामले से साबित होता है। जी बिल्कुल, ये सारी चीजें ये इससे साबित होती हैं कि किस तरह से उनके खिलाफ केस तमाम जगहों पर दायर किए जा रहे हैं और उन केस में गंभीरता कितनी है, ये इस बात से साफ साबित हो जाती है कि जो आरोप है और उस आरोप के पक्ष में जो वहां पर पेश किए जा रहे हैं प्रमाण, वो प्रमाण ही खोखले हैं, यानी वो सीडी ही, उसमें कुछ है ही नहीं, ब्लैंक सीडी ले जाकर दिखाया जा रहा है अदालत के सामने। खैर, इधर जो बड़ी खबर आ जा रही है वो आ रही है कर्नाटक में बेंगलुरु से, जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार एक साथ मिले। डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के घर गए और ये महत्वपूर्ण इसलिए है चूंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का मिलना कोई बहुत कह लीजिए कि दुर्लभ बात नहीं है, लेकिन ये इस चर्चा का विषय इसलिए है कि पिछले कई दिनों से दोनों के बीच मतभेद की खबरें आ रही थी। डीके शिव कुमार को बागी बताने की कोशिशें की जा रही थी और कर्नाटक की सरकार को खतरे में बताया जा रहा था, वहां पर कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है। विजुअल्स पहले देखते हैं जब डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया मिले सिद्धारमैया के घर पर। मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार उनके डिप्टी सीएम है। उसके बाद उन दोनों लोगों ने क्या कुछ कहा, मीडिया से भी बातचीत की। पहले देखते हैं कि किस तरीके से सिद्धारमैया के घर पहुंचे हैं डीके शिव कुमार। पिछले कई दिनों से अमलेंदु जी ये कवायद चल रही है कि दोनों के बीच में किस तरीके से मतभेद है। विधायक अगर आकर दिल्ली में नेताओं से मिल रहे हैं तो बताया जा रहा है कि ये किसी गुट के विधायक हैं। हाँ बिल्कुल, ये असल में ये पूरा प्रोपेगेंडा था जी। वो भारतीय जनता पार्टी और मीडिया ने मिलकर तैयार किया था और भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के उस प्रोपेगेंडा की एक तरीके से कहा जाए कांग्रेस ने आज हवा निकाल दी, उसको ध्वस्त कर दिया। और जिस तरीके से वहां मैनेजमेंट किया गया, डीके शिव कुमार जो थे वो मिलने के लिए पहुंचे सिद्धारमैया के घर, सिद्धारमैया से मुलाकात हुई, दोनों ने साथ साथ भोजन किया। ये साथ में देखिए विजुअल है, वहाँ का चित्र आया है, साथ साथ कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद फिर दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हाँ, और सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ने सारे सवालों के जवाब दिए और कहा कि भाई यहाँ आप लोग जो चला रहे थे ये सब कुछ नहीं है। हाँ। और हाई कमान हमारा जो है उसने हमसे कहा था कि भाई आप बैठक कीजिए, हम बैठक कर रहे हैं, तो ये आप लोगों की वजह से हमको बैठक करनी पड़ रही है, वरना बीच में कुछ भी चीजें नहीं। और बिल्कुल कहा डीके शिव कुमार ने कि हम 2028 में होने वाले चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। इस समय जब हम मिलने के लिए आए हैं, सुनते हैं पहले सिद्धारमैया को, सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस मुलाकात के बाद, इस बैठक के बाद, और उसके बाद फिर सुनेंगे डीके शिव कुमार क्या कह रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें ये दिखा रही है कि किस तरह से वहां पर दोनों के बीच मतभेद की खबरें उड़ाई जा रही हैं। और ये खबरें कहां से आई और इसका जो स्रोत है वो ये है कि 2.5 साल की सरकार बनाने का समझौता हुआ था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे सिद्धारमैया, 2.5 साल रहेंगे डीके शिव कुमार। लेकिन अमलेंदु जी, कहीं इस समझौते की कोई आधिकारिक रूप से न तो कांग्रेस पार्टी ने कभी चर्चा की और ना ही इन दोनों नेताओं ने, पर यह भी मीडिया का एक तरीके से इंजीनियर्ड पूरा एक कह लीजिए कि नैरेटिव है, जिसको कहा कि 2.5 साल का। कभी किसी ने नहीं कहा कि 2.5 साल का कोई समझौता हुआ है या नहीं हुआ है, और ऐसे समझौते होते भी नहीं है। जी हाँ, कि साहब 2.5 साल ऐसा रहेगा, मोदी जी कर लेंगे समझौता कि 2.5 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे और 2.5 साल नीतीश कुमार रहेंगे जी। तो क्या यहाँ भी हुआ, दिल्ली में भी ऐसा हुई समझौता? या ऐसा हुआ कि 2.5 साल मोदी जी रहेंगे और सवा साल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री रहेंगे जी? हो सकता है यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ हो। इस पर तो कोई मीडिया चर्चा नहीं करता कि ऐसा भी समझौता हुआ है। खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि एनडीए में समझौता हुआ है कि 2.5 साल में मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे और 2.5 साल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू रहेंगे। अब करो इसका खंडन। कौन करेगा इसका खंडन जी? तो इसी तरह की खबरें होती हैं। हाँ बिल्कुल, तो जैसे ये खबर ऐसी ये थी, तो सूत्रों के हवाले से आती है, लेकिन उन सूत्रों को कैसे खारिज किया, पहले सुनते हैं मुख्यमंत्री कर्नाटक के जो सिद्धारमैया हैं वो क्या कह रहे हैं डीके शिव कुमार से मिलने के बाद। या पूरी तरह से उन अटकलों को खारिज कर रहे हैं और ये कि यहाँ पर कोई मतभेद नहीं है डीके शिव कुमार के साथ, वो उनके डिप्टी सीएम है और नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता है। पर इसको लेकर पिछले कई दिनों से ये चीजें अब जारी, ये खबरें लगातार चल रही थी मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, और बार बार डीके शिव कुमार इस बात को खारिज कर रहे थे। सिद्धारमैया से भी जब कहा गया तो उन्होंने भी इनको खारिज किया, सिरे से खारिज किया। लेकिन इन सब के बावजूद सूत्र ऐसे थे जो कि
पता नहीं कहां से वो खबरें दे रहे थे अमलेंदु जी। यानी जिनको मुख्यमंत्री, जिनके बारे में विवाद हो रहा है, वो सीधे आकर कह रहे हैं कि कोई विवाद नहीं है, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि विवाद चल रहा है। हाँ, सूत्र असल में बहुत बड़े खतरनाक होते हैं। सूत्र जो है वो इस तरह की बातें करते हैं और सूत्र ही सारी बातें कर रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि भाई जो हमने जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करने के लिए हमने बैठक की और 2028 का चुनाव जो है उसकी तैयारियों के लिए हमने मंत्रणा की है और अपने सांसदों से कहा, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे उनसे सबसे कहा कि इस सेशन में उठाने की कुछ मुद्दे हैं उनको उठाना है। जो लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है 1 दिसंबर से जी, उसमें कुछ कर्नाटक से जुड़े मुद्दे हैं, गन्ने का है, मक्का के मुद्दे हैं, दूसरे कई प्रोग्राम से वो हैं जो राज्य की मदद नहीं कर रहे हैं, तो ये भी है। और दूसरा, चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, एक रिप्रेजेंटेशन दिया, तो इस पर जो है प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप जो है राज्य की मदद कीजिए जो आप नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए जो है हमने इन सारे मसलों पर बातचीत। तो सुन लेते हैं क्या कहा डी से मुलाकात के बाद डीके शिव कुमार ने क्या कहा, क्या मुद्दे क्या है मिलने के लिए और क्या कुछ चल रहा है सरकार में, उसके बारे में भी उन्होंने स्पष्ट किया। सुनते हैं। डीके शिव, मतभेद नहीं चल रहे हैं, सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है और हम ये मिलकर तय कर रहे हैं कि किन मुद्दों को उठाना है लोकसभा में राज्य से जुड़े हुए, और अपने सांसदों से भी हमने कहा है कि वो किसी भी तरह से पार्लियामेंट में जो उनको समय मिल रहा है वो समय वेस्ट ना होने पाए, खराब ना होने पाए। हालांकि अब ये चीजें तो सोचने की बात है सरकार को कि पार्लियामेंट में किस तरह से जो वहां पर संसद का जो समय है वो कैसे उसका इस्तेमाल हो, सदुपयोग हो, वेस्ट ना होने पाए। लेकिन राजनीतिक दलों का यही कहना है, डीके शिव कुमार यही कह रहे हैं और अपने सांसदों को भी यही मैसेज दे रहे हैं। सुन लेते हैं क्या कहा डीके शिव कुमार। सीधे तौर पर, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, किसी तरह का दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं है, सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है और 2028 की रणनीति बना रहे हैं। पार्लियामेंट में हमारे मेंबर्स को क्या कुछ करना है उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन यहां पर लगा और ये भी कह दिया कि जो कंफ्यूजन दूर था उसके लिए हम 2 साथ यहां बैठे हुए हैं, उनके घर पर हमने मुलाकात की है ताकि अब तो कम से कम आप लोग कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, और ये भी सिद्धारमैया ने भी कहा कि भाई मैंने इन्हें अपने घर बुलाया, इन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, ताकि आप लोग जो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं तो अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। तो मीडिया जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा था वो बीजेपी के कहने से कर रहा था, तो उसको डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया ने मिलकर उस एजेंडे को ध्वस्त कर दिया है। खतरे में बताई जा रही थी कि ये कर्नाटक की सरकार है, लेकिन खतरे में तो असली महाराष्ट्र की सरकार है, उस पर भी बाद में चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से इन दोनों लोगों ने बैठक की और बैठक करके साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये किस तरीके से मीडिया कर रहा था, इसको लेकर शिवसेना यूबीटी की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने भी कहा कि ये मसला था नहीं, लेकिन इसको मीडिया बना रहा था और भाजपा के इशारे पर बना रहा था। उसको भी हम लोग सुन सकते हैं प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा। बिल्कुल, शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही है कर्नाटक के मुद्दे पर, वहां जो सरकार के भीतर संकट की बात की जा रही थी उसको लेकर, जिसको खारिज कर दिया है आज सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने मुलाकात करके और स्पष्ट किया कि ये मुलाकात हो रही है, इसका मतलब है कि हमारे बीच में किसी तरह का कोई भी जो संघर्ष है वो नहीं है। सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को। मतभेद नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था, कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, किस तरीके से उसको मीडिया ने पेश किया है और जिसको आज पूरी तरह से दोनों नेताओं ने खारिज कर दिया है, यानी मुख्यमंत्री ने भी और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भी। लेकिन ये अभी भी ऐसा लगता नहीं कि ये खारिज इस पर चर्चा समाप्त हो जाएगी, चलती रहेगी, क्योंकि चर्चा जिस वजह से चलाई जा रही है वो वजह लगातार उसको बनाए रखना है और इसके पीछे एक बड़ा नैरेटिव काम कर रहा है। पर स्पष्ट कर दिया है दोनों नेताओं ने कि यहाँ कुछ भी नहीं है, सरकार बेहतर तरीके से चल रही है और 2028 तक चलेगी। 2028 के चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। हाँ, 2028 के चुनाव की तैयारियां की जा रही है, ये साफ तौर पर कह दिया दोनों ने जी, और एकदम साफ मतलब ये स्पष्ट कर दिया कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है और जो भी की जा रही है वो आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, ये साफ तौर पे एक तरीके से दोनों की तरफ से समीर जी कह दिया गया। इसको लेकर जो केसी वेणुगोपाल है, कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि सब कुछ ठीक है और ये सब मीडिया के द्वारा बनाया गया। तो केसी वेणुगोपाल को भी हम लोग चाहें तो सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, केसी वेणुगोपाल को भी सुनते हैं, लेकिन ये आपको बता दें कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने आज बाकायदा मुलाकात की और मीडिया से भी बात की, साफ तौर पर कहा है
कि क्या कुछ चल रहा है। स्पष्ट कर दिया कि यहाँ कुछ नहीं है, ये केवल और केवल मीडिया की ओर से बनाया गया एक नैरेटिव है जो कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है, और उसी को ध्वस्त करने के लिए हम दोनों ने मुलाकात की और प्रेस से बात की है। सुनते हैं क्या कहा है केसी वेणुगोपाल ने, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जहां कर्नाटक की राजनीति को लेकर। खुद ही बता दे रहा है अवलेदु जी कि 2.5 साल सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री रहना था और 2.5 साल रहना था डीके शिव कुमार को, और दोनों नेता कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये दोनों बता रहे हैं कि साहब कोई विवाद नहीं है, लेकिन मीडिया बता रहा है कि विवाद है, चूंकि 2.5 साल हो गया है तो विवाद होना चाहिए जी। तो 2.5 साल से पहले ही जो था विवाद जो थी वो एक तरीके से करना शुरू हो गया, तो ये विवाद आ रहा है। लेकिन जो कांग्रेस ने इसका जो मीडिया मैनेजमेंट था उसकी भी हवा निकाल दी है, और दोनों नेताओं को ये साफ संदेश देके कि भाई आप दोनों एक साथ मिलिए और फिर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। तो दोनों नाश्ते पर मिले हैं, नाश्ता साथ साथ किया है। अब थाली में क्या था ये तो हमने नहीं देखा, तो अब देखना अपना काम भी नहीं है, लेकिन वो जो विजुअल्स आए वो दिख रहा है कि दोनों साथ साथ नाश्ता कर रहे हैं। और उसके बाद मीडिया के सामने आकर उन्होंने अपनी बात रखी, मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए, और फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर भी सवाल पूछ लिया किसी पत्रकार मित्र ने, तो उसको भी टपकते हुए डीके शिव कुमार ने था कि 1 मिनट इसका कोई सवाल ही नहीं है। मतलब जो आप आशंकाएं जता रहे हैं या जो आप सोच गिर जाए सरकार, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये चैन से सो और हमको भी चैन से काम करने दो। बिल्कुल सीधी बात जो कहा उन्होंने कि भाई हम तो बात कर रहे हैं कि 2028 की रणनीति कैसे बननी है, पार्लियामेंट में हमारे मेंबर्स राज्य के हितों के लिए कौन से सवाल उठाएंगे, क्या जरूरी है, और यहाँ आप बता रहे हैं कि यहाँ सरकार जाने वाली है, पूर्ण बहुमत की जो सरकार है उसको आप गिराने पर लगे हुए। तो इस तरह का पूरा उन्होंने जवाब दिया दोनों नेताओं ने, सिद्धारमैया ने भी और डीके शिव कुमार ने। हाँ, दोनों ने एक साथ जवाब दिया, और सिद्धारमैया ने भी स्पष्ट तौर पे कहा कि भाई हमने इनको बुलाया, इन्होंने हमें बुलाया, अब हम इनके घर जाएंगे। तो अभी ये पहुंचे हैं सिद्धारमैया के, जाहिर सी बात है चीफ मिनिस्टर के घर पहले जाया जाएगा। अब चीफ मिनिस्टर क्या चले जाएंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के यहाँ, तो वहाँ सरकार में सब ठीक ठाक है, और मीडिया का जो बनाया हुआ तुम्हार है वो किसी काम आने वाला नहीं है। कहा भी अमलेंदु जी उन्होंने कि हम यहाँ ये सब मिलना और ये उनके घर आना, ये सारी चीजें इसलिए हो रही ताकि आपका सारा संदेह दूर हो जाए, यानी जो मीडिया का जो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता की ये मीडिया का बनाया हुआ। प्रियंका चतुर्वेदी भी कह रही हैं शिवसेना की नेता कि ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव था वो मीडिया ने बनाया हुआ था, और ये जो 2.5 साल का नैरेटिव है ये भी मीडिया का ही बनाया हुआ है, क्योंकि वही मीडिया कह रहा है कि 2.5 साल के लिए सिद्धारमैया को कहा गया था, 2.5 साल के लिए कहा कौन सा समझौता हुआ था, पार्टी ने उसकी जानकारी नहीं दी है, कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक इकाई ने कोई जानकारी नहीं दी है, इन दोनों नेताओं ने नहीं दी है, लेकिन मीडिया को ये सारी जानकारी है उनके पास। हाँ, लेकिन मीडिया इस बात की चर्चा नहीं करता समीर जी, जो कि खबरें चल रही हैं कि केंद्र में भी जो है एनडीए में समझौता इसी तरीके का हुआ था कि 2.5 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे और सवा साल की चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार रहेंगे। और ये चर्चा तो ये भी है कि इसीलिए नरेंद्र मोदी वो एनडीए के नेता चुने गए हैं, बीजेपी संसदीय दल के नेता अभी तक नहीं चुने गए हैं जी। तो ये चूंकि समझौता एनडीए में हुआ तो इसलिए बीजेपी का इससे क्या लेना, मतलब बीजेपी संसदीय दल का क्या लेना देना, तो इसलिए अभी तक नहीं चुने गए हैं, ताकि 2.5 साल बाद आसानी से मोदी जी ट्रांसफर कर देंगे। अब वो परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं, ये पहले ही ट्रांसफर करना पड़ेगा मोदी जी को, वो अलग बात है, लेकिन चर्चाएं तो अब ये भी शुरू हो गई हैं। जब कर्नाटक में चर्चा शुरू हो सकती है 2.5 साल के बाद जो मुख्यमंत्री बदला जाएगा, तो दिल्ली में चर्चा क्यों नहीं होगी? साल भर हो गया, वहां तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, यहाँ तो बहुमत भी नहीं है, पैसा नहीं टिके हुए। तो हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार दबाव बना रहे हो कि भाई अब सवा साल हमको रहने दो, उसके बाद फिर तुम बाकी बचा हुआ कर लेना सवा साल अपना पूरा, अब पहले सवा साल हमको तो हो सकता है ऐसा भी चल रहा हो, कुछ चर्चाएं हैं। तो हाँ, जब बिल्कुल जब अनुमान ही लगाना है और वहां पर तो कैसे भी लगाए जी, अनुमान लगाना तो लंबा ही लगाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल अनुमान कुछ भी लगाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं अमलेंदु जी। और चूंकि कहीं कोई लिखित समझौता उसका अगर नहीं है तो उसके बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि उस समझौते के आधार पर दोनों लड़ रहे हैं, दोनों के बीच मतभेद हैं और दोनों के बीच भयानक संघर्ष चल रहा है। कैसा संघर्ष चल रहा है? दोनों नेता साथ मिल रहे हैं, कैबिनेट की बैठक हो रही है, और यहां महाराष्ट्र की अगर बात की जाए अमलेंदु जी तो वहां कैबिनेट की बैठक में एनसीपी और शिवसेना के नेताओं ने जाना छोड़ दिया है, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवसेना के जो उनका वहां पर महायुति का घटक दल है उसके कैबिनेट मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश दे रहे हैं। अजीत पवार के बेटे किस तरीके से बड़े जमीन घोटाले में फंसे हुए हैं, सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त में, यानी वहां महायुति के जो घटक दल है, एनडीए के घटक दल है, उनके बीच क्या कुछ चल रहा है, ये
इसको लेकर इतनी चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, इसको लेकर बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही है, जबकि सबसे ज्यादा घमासान जो है वो महाराष्ट्र में मचा हुआ है। और चर्चा तो ये भी है कि महाराष्ट्र में घमासान जो है देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के बीच में मचा हुआ है जी, क्योंकि शिंदे जो है वो अमित शाह के आदमी समझे जा रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस अब सीधे सीधे शिंदे के लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं अमित शाह को बताने के लिए कि मैं ताकतवर हूं। तो ये झगड़ा तो वहां से नहीं मचा हुआ है बीजेपी के अंदर जी, कि वहां देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के बीच झगड़ा है, तो इसलिए शिंदे के लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और चर्चा ये है कि शिंदे दिल्ली आए तो अमित शाह से आकर मिले तो शिकायत की थी कि फडणवीस जो है वो हमारे नेताओं को तोड़ रहे हैं। ये चर्चाएं अब उनके तो बहुत करीबी मंत्री हैं अमलेंदु जी, संजय सिरसाट, उनके खिलाफ जांच का आदेश दे दिया। उनके खिलाफ जांच का आदेश दे दिया। एक जो कथित जमीन घोटाला है CIG CEO लैंड स्कैम जाता है सिडको, उसके मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश जो है वो दे दिए हैं देवेंद्र फडणवीस ने। और ये संजय सिरसाट जो है ये सामाजिक न्याय मंत्री हैं और एकनाथ शिंदे के बहुत करीबी माने जाते हैं जी। और जो मामला है जिसमें उनके खिलाफ जांच बैठाई गई है तो उसमें है कि नवी मुंबई में सिडको के अध्यक्ष रहते हुए नियमों का उल्लंघन करके एक विवादित भूखंड लगभग 4500 करोड़ रुपए मूल्य का था वो एक निजी परिवार को आवंटित कर दिया उन्होंने, उनके ऊपर ये आरोप है। इसकी जांच जो है उसके कराने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने इन आरोपों की जांच कराने के लिए एक समिति गठित कर दी है। और ये मुद्दा जो है इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रमुख विषय बन गया है, तो खूब जमकर इस पर चर्चा मतलब राजनीतिक गलियारों में हो रही है, लेकिन मीडिया में इस पर खामोशी है। मीडिया पर जो है DK शिव कुमार छाए हुए हैं और सिद्धारमैया छाए। और एक बात और, जो 2022 में जब शिंदे अपनी पार्टी को तोड़कर आए थे शिवसेना, उस समय एक बड़ा एक चर्चित नारा हो गया था कि 50 खो के हर चीज ओके, कुछ ऐसा था नारा, यानी 50 करोड़ रुपए बीजेपी ने एक एक विधायक को दिए हैं पार्टी अपनी तोड़कर लाने के लिए। और वो आरोप अब इस समय फिर ताजा हुआ है, बीजेपी के ही एक विधायक ने शिवसेना के विधायक पर आरोप लगाया कि वो 50 करोड़ रुपए लेकर आए हुए थे। हाँ बिल्कुल, ये शिवसेना के विधायक के ऊपर आरोप लगाया है कि वो लेकर आए हुए थे। तो यानी अब जो आरोप उस समय विपक्ष लगा रहा था तो वो अंदर से अब आवाजें NDA के अंदर से, वो महायुति के अंदर से आने लगी है कि इस तरह की चीजें कुछ ना कुछ ही होंगी, तभी ये उसका अब स्पष्टीकरण आने लगा। हाँ, इसमें आप इसका आप स्पष्टीकरण लगा है। और देखिए समीर जी, मजे की बात कि मंत्री की जांच अधिकारी करेंगे। हाँ, ये अपमान करने वाली और बात जो है कि मतलब केंद्र में जो कैबिनेट का मंत्री है उसके खिलाफ जांच जो है वो अधिकारी करेंगे। और इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय 6 सदस्यीय समिति जो गठित की गई है उसके प्रमुख जो हैं वो कोंकण के संभागीय आयुक्त हैं। और समिति के सदस्यों में जो है वो थाने के मुख्य वन संरक्षक, रामगढ़ के जिला कलेक्टर, सिडको के संयुक्त प्रबंध निदेशक और थाने व रायगढ़ के भूमि और सर्वेक्षण अधिकारी शामिल है। भाई, जिसका चेयरमैन रहते हुए, जिस संस्था का रहते हुए ये आदेश दिए थे जिस पे आरोप है, तो उसी संस्था का प्रबंध निदेशक जो है वो भी संयुक्त प्रबंध निदेशक, वही जांच करेगा, वो जांच करेगा। यानी कि वो अपने को बचाने के लिए संजय सिरसाट को फंसाएगा। और ये देखिए अमलेंदु जी कि अगर मंत्री के खिलाफ जांच हो रही है तो आप पहले उसको बर्खास्त करिए। हाँ, आप मुख्यमंत्री है, आपके प्रसाद पर्यंत वो है, आप उसको पहले बर्खास्त करिए, तब उसके खिलाफ जांच करिए। लेकिन ये आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी एक झटके में फिर सरकार भी चली जाएगी। हाँ, तो यही चूंकि सरकार भी अभी आपकी उनके ऊपर टिकी हुई है और अभी आप तोड़ पाने की स्थिति में नहीं है। हालांकि अमित शाह तो कह रहे हैं कि हमें किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है, हम अपनी सरकार बना सकते हैं जी। तो लेकिन वो अपनी सरकार बना कह सकते हैं। जो देवेंद्र फडणवीस का नाम आने में और मुख्यमंत्री का नाम घोषित होने में समय लगा, वो भी इसलिए लगा कि चूंकि अमित शाह ने जो था वो अंगद का पांव अड़ा दिया था एकनाथ शिंदे के जरिए, तो इसलिए मतलब मजबूर हुए। काफी दिन बाद जो है वो देवेंद्र फडणवीस का नाम जो था आ पाया। तो अब देवेंद्र फडणवीस जो ये कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस अब अपने उस अपमान का बदला शिंदे के लोगों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करके लेना चाहते हैं अमित शाह से, कि शिंदे को बहुत प्रेशर दे रहे थे, अब देखो मैं इसके लोगों को कैसे ठीक करता हूँ। तो ये लड़ाई अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के बीच भी हो रही है, इस तरह की चर्चाएं भी चल रही है। जी बिल्कुल। तो महाराष्ट्र में इस समय महायुति सरकार में जबरदस्त घमासान चल रहा है। कैसे वहां अपनी सहयोगी पार्टी के ही विधायक और मंत्री, कैबिनेट मंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री जांच के आदेश दे रहे हैं, लेकिन उनको हटा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी विवशता है। पर अगर भ्रष्टाचार का मामला है, आप उनके खिलाफ जांच दे रहे हैं, उसी विभाग का अधिकारी उसकी जांच करेगा। पर वहां पर यानी कुल मिलाकर अमलेंदु जी कोई घोटाले की जांच में नहीं जाना है, कुछ नहीं जाना है, एक मैसेज देना है, या ये माना जाए कि उनको संजय सिरसाट को फंसाना है। हाँ, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं। फंसाना है, बचाना है। ये बीएमसी के भी चुनाव है और उसमें सभी पार्टियों में ठनी हुई है, सभी ठनी हुई है। दूसरा फंसाना है कि बचाना है, ये तो जो
जांच का आदेश देने वाले और जांच करने वाले हैं वो जाने कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन रोहित पवार जो एनसीपी शरद पवार के विधायक हैं, उन्होंने ही सबसे पहले मुद्दा उठाया था। उन्होंने जो है इसमें कुछ अधिकारियों की नियुक्ति पर आपत्ति जताई है और उनका कहना है कि एक स्वतंत्र जांच कमेटी गठित की जाए जिसकी निगरानी जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश करें। तो यानी ये कमेटी जो बनी है ये भी बचाने और फंसाने के खेल के लिए बनी है, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। बिल्कुल। तो ये भाई अब उसी विभाग का अधिकारी जांच करेगा तो फिर वो किस तरह की जांच करेगा अपने आप समझ में आता है। हाँ बिल्कुल, ये भाई जिसमें फंसा हुआ है, जिस विभाग के भ्रष्टाचार का मामला बताया जा रहा है, जिसपे जांच हो रही है, उसी विभाग का एक संयुक्त प्रबंध निदेशक जो है वो उसकी अगर जांच में शामिल होगा तो कैसे सही जांच होगी। पहले तो उस विभाग से कोई होना ही नहीं चाहिए, उस मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल, तो जांच तो तभी हो पाएगी। तो रोहित पवार यही सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, वहां पर कि उसकी जांच एक स्वतंत्र एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उसकी जांच हो, क्योंकि अगर उसी विभाग का एक अधिकारी जांच करेगा तो उससे आप निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और कहा भी ये जा रहा है कि इस जांच के पीछे कोई वास्तविक चीज ले आना नहीं है, बल्कि यहां पर राजनीतिक विद्वेष अपना दिखाना है और एक मैसेज देना है अपने सहयोगी दलों को कि क्या कर सकते हैं मुख्यमंत्री पर। जो कुछ भी है भ्रष्टाचार को लेकर कोई ऐसा नहीं है कि गंभीर है, क्योंकि यहां पर जब उनके साथ आ रहे हैं सहयोगी दल तब वो भ्रष्टाचारी नहीं है, और जैसे ही बाहर चले जाते हैं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। बहुत बड़ा उदाहरण अजीत पवार खुद है, हालांकि उनके बेटे भी जमीन घोटाले में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, उनको भी ये मैसेज दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, दोनों को मैसेज दिया जा रहा है, शिंदे और पवार दोनों को मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो है मतलब अब कायदे में रहिए, फायदे में रहेंगे। ये जो है वो एक तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश जो की जा रही है कि देखिए ये दोनों के खिलाफ एक तरीके से जांच जो है वो कर दी गई है, एनसीपी के नेताओं के खिलाफ भी और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके नेताओं के खिलाफ भी। तो अब शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है अपने सहयोगियों के खिलाफ महाराष्ट्र में, ये एक तरीके से देखा जा रहा है समीर। तो इस महाराष्ट्र में इस समय महायुति सरकार की स्थिति बड़ी डामाडोल है, वहां आपस में जबरदस्त टकराव है। बीजेपी शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे के गुट वाली जो शिवसेना है और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी। तो क्या कुछ होता है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन अभी जो कुछ चीजें चल रही हैं वो आपको बताया हमने कि कैसे एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर बयानबाजियां हो रही है। कुछ एक बड़े दिलचस्प बयान भी आए अमलेंदु जी। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, और जवाब में देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम राम के अनुयायी हैं और रावण के अनुयायी नहीं है। मतलब एक दूसरे को अहंकार देख लेने की धमकी, ये सारी चीजें बिल्कुल सतह पर दिखाई पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, एकदम सतह पर दिखाई पड़ रही हैं और एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल मतलब जो अंदर का संघर्ष है वो अब सामने आ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देकर, बयानबाजी करके भी और इस कार्रवाई करके भी। अब हो सकता है कि शिंदे भी जो है कुछ जांच बैठा दे, भाई अपने विभाग बैठा सकते हैं, उसमें बीजेपी का कोई नेता फंस जाए, ऐसा भी हो सकता है। अजीत पवार भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर कर सकते हैं, तो ये काफी ज्यादा संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। अच्छा, एक चीज और भी है अमलेंदु जी की एकनाथ शिंदे के खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई इसलिए भी नहीं हो पा रही है, तो उनकी मदद से सरकार चल रही है अपनी जगह बात है, लेकिन ये भी है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में वोट चोरी और चुनावी प्रक्रिया को एक हाईजैक करने की जो कोशिशों के आरोप लगे थे, उनकी बहुत सारी जो मतलब पूरी कुंडली जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है, क्योंकि उस समय वही मुख्यमंत्री थे, प्रशासन उनके हाथ में था। जो कुछ भी वहां हो रहा था उन सारी चीजों के वो एक प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो अगर वो कुंडली एकनाथ शिंदे खोल देंगे तो बहुत कुछ चीजें सामने आ जाएंगी, सामने आ ही रही है। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे भी उसमें समर्थन उसका करने लगेंगे, बताने लगेंगे, तब तो फिर ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी, और ये एक तरीके से कहा जाए कि इसके खिलाफ तो पहले भी अजीत पवार भी आवाज उठा चुके हैं। जी हाँ, तो ये सामने चीजें आ सकती हैं। तो और इधर जो है जो चर्चाएं हैं समीर जी, वो चर्चाएं होती हैं, उनके कोई सिर पैर नहीं होते, लेकिन चर्चा ये भी है कि एकनाथ शिंदे को समझाया जा रहा है कि अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी लाड़की बहना योजना की वजह से सरकार बन गई, तो ऐसा नहीं है। ये सरकार तो राजीव कुमार के, नीतीश कुमार ने मिलकर बनाई है।
तो सरकार उनकी वजह से, तुम्हारी वजह से नहीं बनी है, तो ऐसा मत समझो, गलतफहमी मत रहो। तो ये भी समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जितना ये समझाया जा रहा है तो ये खतरा भी है कि एकनाथ शिंदे बहुत सारी पोल पट्टी ना खोल दें। जी हाँ, तो ये भी हो सकता है। तो ये सब चर्चाएं हैं एक तरीके से, तो ये चर्चाएं क्या चल रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं के बीच में एक बात स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में महायुति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और बहुत कुछ है, क्योंकि ये आपस में ही जिस तरह से सिर पिटौवल की स्थिति दिखाई पड़ रही है वो बहुत कुछ संकेत दे रहा है। और ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि अंदरूनी तरीके से हो रही है, बिल्कुल धरातल पर हो रही है, स्पष्ट रूप से हो रही है और आधिकारिक रूप से हो रही है। जांच बैठा देना अपने ही मंत्री के खिलाफ, जो कि दूसरी पार्टी का यानी गठबंधन के सहयोगी दल का नेता है, उसके खिलाफ, ये सब चीजें बहुत कुछ कह रही हैं। और इधर एसआईआर को लेकर और वोट चोरी को लेकर मामला लगातार गहराता चला जा रहा है और इसका विस्तार भी होता जा रहा है। और अब ये बीजू जनता दल, ओडिशा में बीजू जनता दल के नेता हैं प्रसन्न आचार्य, वो भी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एसआईआर के जरिए कैसे वोटों को, विरोधी वोटों को खत्म करने की, उनको काटने की साजिश की जा रही है। सुनते हैं एक बार प्रसन्न आचार्य को क्या कह रहे हैं। किस तरह से आपत्तियां आ रही हैं, चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है, और जब सुन रहा है तो उसको हैरान है कि उसको तो ये सारी चीजें पता ही नहीं है कि बीएलओस के ऊपर कैसा दबाव बन रहा है और इस दबाव की वजह से उनको क्या कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के पीछे विपक्ष का कहना है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र में सरकार और बीजेपी के साथ शामिल है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। एक बार देखते हैं, आज एक फिर कांग्रेस पार्टी ने एआई जनरेटेड एक वीडियो जारी किया है, किस तरह से उस नेक्सस के बारे में, यानी चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और सरकार के नेक्सस के बारे में, उनके बीच का जो एक मिली भगत है उसके बारे में वो एआई वीडियो खुलासा कर रहा है, बता रहा है। अब मुझे लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त अगर देखेंगे तो फिर केस वेस कर देंगे अमलेंदु जी कांग्रेस पार्टी के ऊपर। अब केस करें या कुछ भी करें, लेकिन या तो फिर कहें कि या तो शपथ पत्र देना होगा या राष्ट्र से माफी मांगनी होगी। अब चाहे तो कांग्रेस से कहें कि शपथ पत्र दो या माफी मांगो, या फिर ज्ञानेश कुमार जी शपथ पत्र दें या माफी मांगे, या तो शपथ पत्र देकर कहें कि इसमें गलत बात कही गई है इस वीडियो में, शपथ पत्र दें, या फिर माफी मांगे राष्ट्र से। और ये भी ना कर पाए, कुछ ना कर पाए, तो इसको कम से कम मिसलीडिंग ही करार दे कि भाई इसमें जो बात कही है गलत है, मिसलीडिंग है, सब मिसलीडिंग है, हमने नहीं जिताया है चुनाव, तो ये भी नहीं कह रहे से जीते हैं, तो ये भी नहीं कह रहे हैं। तो ये संकट तो पैदा हो रहा है, समीजी सवाल तो उठ रहे हैं इस तरीके से संकट जो पैदा हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एसआईआर को लेकर बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन और उसके अलावा भी दूसरी पार्टियां, बीजू जनता है भी नहीं उसमें। हाँ, वही कह रहा हूं कि जो इंडिया गठबंधन के बाहर के भी दल हैं वो भी इसके खिलाफ चुनाव आयोग को ही सीधे बता रहे हैं और इसी नेक्सस की बात कर रहे हैं कि कैसे वो सरकार को, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है। सुनते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा है। आवाज उठा रहे हैं सभी विपक्षी दल और इंडिया गठबंधन के बाहर के भी जो दल हैं, यानी बीजेपी के अलावा जो दल है। यहां तक कि जब बिहार में चुनाव हो रहा था, एसआईआर को लेकर जेडीयू के कई नेताओं ने उसके खिलाफ आवाज उठाई कि एसआईआर जो हो रहा है वो एक साजिश है। बहुत सारी चीजें हैं। और इसी तरीके से लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एआई जनरेटेड एक वीडियो जारी किया है, वहां भी पोस्टर लगे हुए हैं, वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और कैसे ये पूरा का पूरा इस साजिश में मुख्य चुनाव आयुक्त को शामिल बताया जा रहा है और पूरी की पूरी पूरा श्रेय उन्हीं को दिया जा रहा है। अमलेंदु जी, उन पोस्टर्स को भी देखते हैं जो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लखनऊ में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, वो समाज पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे हैं और उसमें भी ये बताया जा रहा है कि एसआईआर के बहाने जो है वो दलितों और पिछड़ों और वंचितों अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं। ये साफ तौर पर निशाना लगाया और ये साफ तौर पर आरोप जो है पूरा विपक्ष जगह जगह समीर जी लगा रहा है। वो अमलेंदु जी, एक बीएलओ के परिजनों ने जिसकी जान चली गई लखनऊ, वहां पर यूपी में, उसने साफ तौर पर कहा कि पिछड़ी जातियों के और तमाम लोगों के वोट काटने का दबाव बनाया जा रहा था। बिल्कुल, यही वोट काटने का दबाव बनाया जा रहा था। ये साफ तौर पर जितने भी बीएलओ की आ रही हैं, ये इसी तरीके की खबरें आ रही हैं कि इसी तरीके के दबाव जो है वो डाले जा रहे हैं। तो अब ये जाहिर सी बात है कि दबाव कौन डाल रहा है? ये दबाव जो है चुनाव की तरफ से डाले जा रहे होंगे, तभी तो इस तरह की बातें आ रही हैं। और अगर नहीं आ रही तो चुनाव गंभीर क्यों नहीं है?
समाजवादी पार्टी ने भी मांग की है और विपक्षी दलों ने भी मांग की है कि जो जिन BLOs की जान गई है उनको 1-1 करोड़ रुपया उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर तो जो RSS से जुड़ा संगठन है, शैक्षिक संगठन, उसने भी हम लोगों ने परसों चर्चा भी की थी, उसने किस तरह से सवाल उठाए कि कितना वहां दबाव। ये है जो पोस्टर ये वहां पर आज लगा हुआ है कि बीजेपी सरकार के हर बड़े फैसले की कीमत जनता ने अपनी जान देकर चुकाई। नोटबंदी, अव्यवस्था की मार, कई मासूम जाने बैंकों की लाइनों में खत्म हो गई। नंबर 2, काला किसान कानून, अन्नदाताओं को दर्द। और आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की शहादत, लेकिन सरकार का दिल नहीं पसीजा। कोविड के दौरान शून्य तैयारियों के बीच अचानक लॉकडाउन, हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? लॉकडाउन से उपजे पलायन के दौरान फैली भूख, बेबसी और निराशा से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। नंबर 4, SIR चुनाव ड्यूटी, कर्मचारियों की मजबूरी, काम के दबाव में 10 से ज्यादा BLO कर्मियों की जान चली गई। ये वहां के आंकड़े हैं और देश भर में बहुत सारे आंकड़े। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, हर एक संख्या के पीछे एक परिवार का उजड़ना है। ये और कुछ अखबारों की कटिंग्स वगैरह को लगाकर ये पोस्टर जारी किया गया है लखनऊ में समाजवादी पार्टी के बाहर। और इसको लेकर SIR को लेकर देश भर में, खासकर उन 12 राज्यों में जहां इसकी घोषणा की गई है, उस पर जबरदस्त विरोध हो रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और परसों से यानी सोमवार से जब संसद का सत्र, शीतकालीन सत्र शुरू होगा, तब भी इस पर जबरदस्त विरोध की संभावना दिख रही है विपक्ष की ओर से। सत्ता पक्ष यानी सरकार उसको कैसे संभालती है, उस पर कोई चर्चा कराती है नहीं कराती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सरकार के ऊपर दबाव बहुत जबरदस्त है, इसे लेकर अमलेदु जी। हाँ बिल्कुल, सरकार के ऊपर दबाव इसको लेकर काफी ज्यादा है और सरकार मतलब घिरी हुई दिखाई पड़ रही है जी। और सीधे सीधे मतलब जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से, तो सीधे सीधे ये लग रहे हैं कि जो इस तरह की घटनाएं हो रही है इनके पीछे नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार है। जी हाँ, ये आरोप जो है विपक्ष साफ तौर पर लगा रहा है। कांग्रेस ने तो कई वीडियो इस तरीके के जारी किए हैं, बाकी विपक्ष भी इसी तरीके के आरोप लगा रहा है। तो SIR को लेकर और जो मतलब वोट चोरी इसको कहा जा रहा है, उसको आप वोट चोरी कहिए, जो भी कहिए, इसको लेकर चुनाव आयोग और सरकार दोनों बहुत ज्यादा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इसे लेकर घिरे हुए नजर आ रहे हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार घिरी है और संसद के इस संक्षिप्त सत्र में भी उसको विपक्ष के इन सवालों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे मुद्दे हैं, किस तरीके से चीन का मुद्दा है, अरुणाचल प्रदेश पर फिर उसने अपना दावा एक तरीके से बताया है, भारत के नागरिक को वहां रोक लिया गया चीन में और अरुणाचल प्रदेश के रहने वाली एक महिला को। इसके अलावा ताजा तरीन मामला जिस तरह से नेपाल अपने 100 के नोट पर भारतीय इलाकों को अपना बता रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है और जबरदस्त आपत्ति जताई है इस पर, कहा है कि अब तो नेपाल भी आंखें दिखाने लगा है। देखते हैं उस ट्वीट को क्या लिखा है कांग्रेस पार्टी ने। ये उस नेपाल का 100 रुपए का नोट है जिस पर भारतीय इलाकों को अपना बताया है। कांग्रेस पार्टी ने लिखा है कि नेपाल ने अपने 100 रुपए के नोट पर जो मैप लगाया है उसमें भारत के कई इलाकों को अपना बताया है। यह हरकत कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। मोदी सरकार को इस पर सख्त लहजे में नेपाल को जवाब देना चाहिए। आज मोदी सरकार की विफल विदेश नीति का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। कभी चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है तो कभी नेपाल अपने नक्शे में भारत के इलाकों को शामिल करता है। यह बताता है कि मोदी सरकार ने विदेश नीति के नाम पर सिर्फ रीलबाजी की है। एस जयशंकर ने आंखों से लेजर लाइट निकलवाई है और नरेंद्र मोदी ने नए नए पोज में फोटो खिंचवाई है। कोई लाल आंख नहीं दिखाई जा रही है, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप बार बार वो रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने ये कहने का कि हमने दबाव डालकर, डर दिखाकर ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया है भारत सरकार पर सीधे, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं है। पर संसद के इस सत्र में भी ये मुद्दे सरकार का पीछा छोड़ने वाले नहीं है। बिल्कुल समीर जी, ये मुद्दे सरकार का पीछा छोड़ने वाले नहीं है और जोर शोर से मुद्दे उठेंगे। अभी तक तो केवल डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही थी कि 62 बार उसने कहा है कि भाई जो हमने रुकवाया है ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया। अब तो यहाँ ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया ट्रंप का दावा ये, इसके साथ साथ चीन ने जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया और अब ये नेपाल, यानी तीन देशों के मामले पे सरकार जो बुरी तरीके से घिरी हुई है। सरकार और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो काफी ज्यादा घिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इधर एक चीज और आई है अमलेंदु जी, जीडीपी के ताजा आंकड़े जिसको लेकर काफी शोर मचाया जा रहा है। आंकड़ों की खेलबाजी वैसे भी की जाती है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कैसे जो सरकार ने फैसला लिया
कि जीएसटी की दरों में कमी कर दी, जिसकी मांग जब तब से हो रही है जब से इसको लागू किया गया, लेकिन सरकार नहीं सुन रही थी। 240 सीटें पाने के बाद उसने सुना विपक्ष की इस मांग को और अब बता रही है कि उसकी वजह से जीडीपी की ग्रोथ रेट में कितनी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मनोज झा आरजेडी के सांसद हैं, वो बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, ये जो बढ़ोतरी आप दिखा रहे हो, ये इससे देश कितना आगे निकल गया है, इसको समझने की जरूरत है। सुनते हैं मनोज झा को क्या कहा उन्होंने। निश्चित तौर पर एक खूब बढ़ा चढ़ाकर इसको पेश किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई इसकी क्या है, इसके पीछे जाकर देखने की जरूरत है। मनोज झा यही बात कह रहे हैं कि जब तक विकास का जो एक असर है, उसका लाभ है, वो आम लोगों को, गरीब तबके के लोगों को ना मिले, तब तक विकास का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, विकास का मतलब यही होता है कि आपकी जो आम आबादी है, जो आम नागरिक है, उसका जीवन स्तर ऊपर हो, उसकी क्रय शक्ति बढ़े। 80 करोड़ तो यहाँ राशन पे 80 करोड़ लोगों को तो आप राशन दे रहे हो और 10 करोड़ को मिल नहीं पा रहा है राशन, क्योंकि जनगणना नहीं हुई है, ये भी है। यानी 90 करोड़ लोगों जो है वो गरीबी की रेखा के नीचे हो गए। ये मोदी जी की 11 साल की उपलब्धि है जी, कि 90 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे पहुंच गए, जबकि 26% लोगों को गरीबी से ऊपर निकाल दिया गया था। तो मोदी जी के आने के बाद ये मोदी जी के खाते में एक उपलब्धि हुई है। टाटा बिरला या अडानी अंबानी की संपत्ति बढ़ जाए, उससे आपकी जीडीपी अगर बढ़ी तो उससे देश का क्या फायदा हुआ? बिल्कुल। हाँ, टाटा बिरला ने और अडानी अंबानी ने कितने लोगों को रोजगार दिया? हाँ, कितने जो थे यहाँ बने। देखिए, दिक्कत क्या है समझिए कि हमारे यहाँ का पूंजीपति जो है वो उद्योग नहीं लगाता, वो ट्रेडिंग करता है जी, है ना। दूसरी जगहों का उद्योगपति जो है वो उद्योग लगाता है, R&D पर खर्च करता है। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ भी उद्योगपति पहले तो लगाते करते थे। ये तो पिछले 10 साल की अर्थव्यवस्था है। मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ कि 10 साल में हमारा क्या कर रहा है। आप देखिए, पहले टाटा बिरला नंबर 1 हुआ करते थे, तो जब वो टाटा बिरला नंबर 1 हुआ करते थे तब उद्योग लगा करते थे और लोग कई शहर बसाए हैं। लोगों को लगता यह था कि अगर सरकारी नौकरी नहीं है और टाटा बिरला की नौकरी कर ली तो वो भी सरकारी नौकरी से कम नहीं है। लेकिन आज की स्थितियां क्या है जी भाई? अडानी साहब होंगे दुनिया भारत के नंबर 1 अरबपति और दुनिया के 26 पे पहुंच गए, यानी अब 650 में पहुंच गए, पहले नंबर 1 हो गए थे जी। लेकिन रोजगार कितने लोगों को दे रहे हैं? बिल्कुल। तो ये जो है कि रोजगार जब तक नहीं मिलेगा और नए उद्योग नहीं लगेंगे, उत्पादन नहीं होगा, तब तक अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। आप मन में खुश हो सकते हैं कि साहब चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, कि 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, कि पहली अर्थव्यवस्था बन गए, अरे कुछ भी बन जाओ, लेकिन क्या आम नागरिक का जीवन स्तर जो है वो बेहतर हुआ? हाँ, बिल्कुल सर, ये सवाल है और यही पूछ रहे हैं मनोज झा, आरजेडी के सांसद हैं। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। जो है उसका मतलब ये होता है कि उसका लाभ अगर आम जनता को, गरीब तबके को मिल रहा है, तब उसका मतलब है। अदरवाइज कोई ये नहीं कि एक तबका खूब ज्यादा वो अमीर होता जाए, दूसरा तबका गरीब होता जाए। तो विकास का एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसी की बात कर रहे हैं। और उस बात का जिक्र संविधान के डीपीएसपी में भी किया गया है कि सरकारों का ये दायित्व है कि वो जो राज्य के संसाधन है उनका एक जो बराबर का होता है डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको सुनिश्चित करना काम होता है। ये बात मनोज झा कह रहे हैं। लेकिन इधर SIR को लेकर जिस तरह की चीजें हो रही है, आम आदमी की जब बात आती है, यहाँ निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं SIR में लगे हैं, उनकी जान जा रही है और उस विभाग के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को पता भी नहीं चल रहा है कि किसी की जान गई है। उनके लिए कुछ करने की, सिंपैथी दिखाने की बात तो दूर, उनको मालूम ही नहीं है। वो सीधे पूछ ले रहे हैं कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सीधा पूछ रहे हैं कि ऐसा भी हो रहा है। उसके बाद मालूम पड़ गया, उसके बाद भी जो है आपको कोई राहत जो है, मुआवजा वो घोषित नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप बल्कि जबकि वो शिक्षक संगठन ने पत्र भी लिखा है, चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। और फिर उसके बाद आप जो है सरकार को लिख रहे हैं कि भाई इनको दबाव से बचाओ। दबाव तुम्हारा, तुमसे ही तो बचाना है जी, और तुम ही पत्र लिख रहे हो। यानी तुम ही मुंसिफ, तुम ही मुजरिम, दोनों काम तुम ही हो, और कह रहे हो दूसरे से बचाओ इनको जी। तो कैसे बचाया जाए भाई? और लेकिन इधर अखिलेश यादव ने कुछ मुलाकात की, अमलेंदु जी, उन BLO के परिजनों से, उनको जो पार्टी की ओर से कुछ मुआवजा देने की घोषणा की और ये भी कहा कि इसमें सरकार को और चुनाव आयोग को भी देना चाहिए। लेकिन सरकार और चुनाव आयोग के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। क्या कहा अखिलेश यादव ने, सुनना बहुत जरूरी है, एक बार सुनते हैं उन्होंने परिजनों से जो बात की और BLOs को लेकर क्या बात कही।
को सरकारी नौकरी दे, लेकिन चुनाव आयोग को तो पता ही नहीं है कि बीएलओस के ऊपर दबाव भी बन रहा है और इस दबाव के चलते उनकी जान जा रही है, बीमार हो रहे हैं, उनके सामने क्या दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन इसको नकारने से पीछा नहीं छूटने वाला है। एसआईआर को लेकर जबरदस्त इस समय माहौल बन रहा है। संसद में भी ये मुद्दा उठेगा, सड़कों पर प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है। और इधर जिस तरीके से यहाँ जो खबर आई कि राहुल गांधी को तमाम मुकदमों में फंसाने की कोशिश हो रही है, उसकी सच्चाई बताई है पुणे की अदालत ने कि मुकदमा दर्ज कराने वालों ने जो प्रमाण रखे हैं, जो सीडी दी है, उसमें कुछ है ही नहीं, ब्लैंक है। तो ये इस तरीके से चल रही है व्यवस्था, इस तरीके से चल रहा है कानून। क्या कुछ हो रहा है, ये बहुत गंभीर मसले हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है संसद में।